Hello friends, this is Karthik Bharadwaj. We are going through the ISRO previous year papers and now today we are going to start Electronics 2016 paper and I split the entire question paper into three parts. So today we are going to start our first part. In the previous lecture I described about the strategy and the basic of the ISRO examination including examination pattern. If you want to know about that you can just go through it. वेल फ्रेंड्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज पहले इसरो का पहला और इसमें जो मैं सेट डिस्कस करने जा रहा हूं मैं सेट ही डिस्कस करूंगा और अगर आपको उसके क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप क्या कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां पे मैंने उसका लिंक दिया हुआ होगा तो उस लिंक से आप डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। ठीक है वेल फ्रेंड्स तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अगर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे साथ इस पेपर को सॉल्व करना है तो आप कोशिश कीजिए आप अपने साथ एक हार्ड कॉपी लेके रखिएगा, मतलब जो पेपर है उसका प्रिंट आउट लेके अपने हाथ में हार्ड कॉपी रखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे हम लोग तो उसके क्वेश्चन के साथ मेंशन करते रहिएगा तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही साथ गैदर हो जाएगी। और दूसरी जो मैं यहाँ पे जो आपको चीजें बताऊंगा वो सारी की सारी मैंने अपनी पर्सनल नॉलेज के और से मतलब उसको मैंने कलेक्ट बनाया है इस सॉल्यूशन को और मैंने इसको कोशिश की है कि ये पूरा का पूरा एरर फ्री रहे और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है। मैंने इसको क्रॉस चेक भी करा लिया है काफी लोगों से और थैंक यू एवरीवन टू हेल्प मी आउट वेल। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है इसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल रहूंगा, अपने एंड पे ही चेक कीजिएगा, है ना, तो रिस्क आपके एंड पे ही रहेगा। हाँ वेल चलिए हम सारी चीजों को छोड़ते हुए अब सीधे पेपर की शुरुआत करते हैं। तो ये दिस इज गोइंग टू बी सेट 1, ये इसरो 2016 इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर का सेट 1 है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी 555 टाइमर के अंदर अगर मेरे ए आर ए यानी दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है और कैपेसिटर की वैल्यू ये है। दोस्तों तो पहले इस क्वेश्चन में हम लोग को ये पता पड़ गया एनालॉग का क्वेश्चन है 555 आईसी है, मतलब 555 आईसी है तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसका टाइम निकालने के लिए तो दैट इज 0.69 आर ए प्लस 2 आर बी ब्रैकेट क्लोज दैट इज सी इसके बराबर होता है और जो टाइम पीरियड होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी देन एफ इज इक्वल टू 1/t। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये रहेगा 555 आईसी आपके ये रेजिस्टेंस है या आपकी कैपेसिटर की वैल्यू है टाइम की, इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है मैंने फ्रीक्वेंसी को 1 टाइम पीरियड 1/69 को जब करोगे कैलकुलेट तो 1.45 आएगा। प्लीज रिमेंबर दैट। कुछ लोग क्या करेंगे इसको क्या कर लिया, इसको शॉर्ट करने के लिए इसको कर लिया आपने 0.7। जैसे ही आप 0.7 करेंगे आपका जो आंसर है वो चला जाएगा 108 के अप्रॉक्स चला जाएगा आप लोगों का, है ना। तो यहां पे आप गड़बड़ कर जाएंगे यहाँ पर। तो प्लीज रिमेंबर दैट 1.45 उसके बाद उसको इस वैल्यूज को इसकी वैल्यूज इसमें डायरेक्ट डाल दीजिएगा, सीधा सॉल्व करेंगे आपका तो ये आपका आंसर पूरा घूम फिर के आ जाएगा 109.84 यानी इक्विवेलेंट टू 109.3। देन आपका आंसर बी सही है यानी बी आंसर आपका रहेगा, इसमें बी ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों इसको मैंने डिटेल्ड वे में लिख दिया है पूरा, आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर लीजिएगा। रिमेंबर दैट अगर कैलकुलेशन ज्यादा टिपिकल हो जाए तो उसमें मत फंसना, जस्ट लेफ्ट दैट क्वेश्चन और वहीं से आगे बढ़ जाना क्योंकि कैलकुलेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ट्रैप करती हैं आदमी, उसी में फंस जाता है, पेपर पूरा नहीं कर पाएगा। वन मोर थिंग, दिस क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 90 मिनट्स। अभी पहले क्या नॉर्मल ट्रेंड की 2 घंटे का होता था, 120 को 80 क्वेश्चन होते थे, लेकिन दिस टाइम देयर आर 90 मिनट्स, है ना। तो प्लीज रिमेंबर दैट आपको 1 मिनट के अप्रोक्स टाइम है सारे क्वेश्चंस को करने का। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का था कि काउंटर है या गौर से देखिए यही है वो फिगर खतरनाक सी, अभी इसके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। आपको जेके फ्लिप फ्लॉप से मैंने बनाया है, आपको बताना है कि इसका काउंटिंग सीक्वेंस क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये देखिए मेरा ये पूरा फिगर दिया हुआ है और मैं इसे आपको देखने के लिए बोलूं तो सबसे पहले देखते हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज आवर सिंक्रोनस काउंटर। एक्चुअली क्या है देखो यहाँ पर इसकी जो क्लॉक पल्स है ये इसके आउटपुट पे डिपेंड है, ये इसकी जो क्लॉक पल्स है ये इसके पे। तो वेल करना क्या है दोस्तों, जो असिंक्रोनस होता है जो उसमें सबसे पहले हमें ये वो तो या तो काउंटिंग से अप काउंटर या डाउन काउंटर होता है, मतलब या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करेगा काउंट या फिर करेगा 7 7 6 5 4 3 2 1 समथिंग ऐसे करके उल्टा करेगा, मतलब अप काउंटर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा, डाउन काउंटर जो डाउन ऑर्डर में करेगा। वेल दोस्तों यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में
कोशिश करो जब भी आपको ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट मिले कि इट इज ट्राई टू फाइंड आउट इट इज अप काउंटर और ए डाउन काउंटर। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके शॉर्ट ट्रिक बता दूं आप लोगों को। कभी भी ना इसको जहां पर भी क्लॉक पल्स दी जाती है, पहले मैं बता दूं सिंक्रोनस सिस्टम के अंदर दैट इज कॉल्ड एमएसबी, सॉरी एलएसबी। ये जो है ना ये लोएस्ट बिट होती है ना, और ये एमएसबी होती है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ना फिर उसके बाद ये देखो जो इसमें आउटपुट जा रहा है, हमेशा ये फाइंड आउट करो कि ये आउटपुट कहां से आ रहा है। अगर दोस्तों यहां से अगर मैं इस क्यू को इसको इससे कनेक्ट कर देता तो ये क्या हो जाता मेरा, ये हो जाता मेरा अप काउंटर, है ना। तो इसके लिए सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है जो मतलब कुछ भी जनरेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नॉट को मैंने बोल दिया बार लगा हुआ है, और बार मतलब यहाँ पे मतलब सॉरी बुरा मत मानना, दिस इज द मेमोरी टेक्निक्स, मेरी अपनी टेक्निक्स है। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कैसे उसको विजुअलाइज कर सकते हो। तो बार मतलब जो मतलब जहाँ पे जाके पीवी जाती है और फिर उसके बाद जो है पीने के बाद बंदा जो है हाई हो जाता है, अप हो जाता है। मतलब अगर आपका बार लगा हुआ है तो आपका अप काउंटर रहेगा, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पर देखो एक बार ऑलरेडी है, बार बार इसको कैंसिल आउट कर देगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये जो है सीधा इनके मतलब ये राइजिंग पल्स पे आपको देगा, और ये जो है क्या है आपका डाउन काउंटर हो उसका बार बार गया तो ये आपका डाउन काउंटर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। उतरने के बाद अगर आपकी डाउन काउंटर हो जाएगा, मतलब कैसे भी उसको अपनी मेमोनिक्स बना लो, कैसे भी आप मेमोरी में फिट करते हो, ये आपका हेडेक है। वेल मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर बार लगा हुआ हो तो ये अप काउंटर होता है, और बार ना लगा हुआ हो मतलब सीधी सीधी क्लॉक पल्स जा रही हो देन इट इज अप काउंटर। तो पहले हमें ये पता लगाना जरूरी है कि अप काउंटर है बार या डाउन काउंटर है। ये मैंने देखा कि देखो देखो यहाँ से बार जा रहा है तो दिस इज माई डाउन काउंटर, है ना, मेरा डाउन काउंटर बनना है। तो डाउन काउंटर होने की वजह से तो मेरे को पता है उल्टा सीक्वेंस चलेगा। यहाँ देखो 0 1 उसके बाद 2 3 4, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो अप काउंट जा रहा है। ये देखो 4 3 2, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी बनती है मेरे पास। फिर उसके बाद मैं तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ, दिस इज कितना है 2 3 4 0 1, है ना। फिर मेरे को लगता है ये भी अप काउंटर बन रहा है, ये भी देखो 5 6 7, ये भी अप काउंटर सीक्वेंस बन रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर जितने भी हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है उसमें से बी ऑप्शन लग रहा है दोस्तों, है ना। आपको सिर्फ 1 मिनट स्पेंड करनी है, उसी में डिसाइड करना है ना। तो दोस्तों ये मेरा सीक्वेंस बन रहा है, तो ये मैं क्या है बिना टाइम कंज्यूम किए हुए फिर सीधा डाउन काउंटर देखा, मुझे डाउन सीक्वेंस ये लिखा तो मैंने इसको कर दूंगा क्लॉक। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब मोस्टली लोग जो भी पढ़ के अच्छे से डिटेल में आए हैं वो लोग करने की कोशिश करेंगे जैसा मैंने किया। तो दोस्तों किया क्या, जब हम लोग इसको सीक्वेंस को करना शुरू करेंगे, जब मैंने क्या किया इसकी पल्स जनरेट की, मैंने इसका क्या किया वेव डायग्राम बनाया था। वेल ये मैंने वेव डायग्राम बनाया है इसका, ये मेरी क्लॉक पल्स है, ये जो मेरी क्लॉक पल्स जा रही है ना, और ये क्या नेगेटिव ट्रिगर है क्योंकि देखो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो ये क्या है नेगेटिव ट्रिगर्ड है। तो नेगेटिव ट्रिगर्ड होने की वजह से क्या है ये इस वाले पे इस क्लॉक पल्स पे जो आउटपुट चेंज टॉगल करेगा, जो Q1 है मेरा, तो जो है Q0 है सॉरी, जो मेरी LSB है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, यहाँ पे जब नेगेटिव एज ट्रिगर है तो यहाँ पर ये पल्स जो है टॉगल कर जाएगी। मान लो पहले 0 था तो यहाँ 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ये मेरी वेव फ्रॉम Q0 की जनरेट होगी। ठीक उसके बाद क्या होगा, जो पीछे मुड़ के देखोगे आप तो ये बार से बार कट जा रहा है, तो ये मेरा क्या है राइजिंग पल्स दे रहा है यहाँ पे, मतलब ये जो है पॉजिटिव एज ट्रिगर बन जाएगा। ये जो Q1 है ये आउटपुट देगा Q0 के बेस पे, जहां पर ये जो है पॉजिटिव पल्स जनरेट करेगा यहाँ पर, है ना। तो फिर उसके बाद आप इसकी वेवफॉर्म जनरेट कर लेंगे, फिर ऐसे ही करके इसके बेस्ड पे जो है इसकी Q3 की MSB की जनरेट कर लेंगे दोस्तों। जब आप ये वेवफॉर्म बना लेंगे तो उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या दिखाया है कि जब देखिए यहाँ पे नैंड गेट लगा हुआ है, नैंड गेट पे मतलब ये जब 1 1 हो जाएगा 1 1 1, तो ये क्या करेगा इनको इसको इस वाले को मान लो दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3, तो इनको रिसेट कर देगा, है ना। तो रिसेट करेगा दोस्तों, तो यानी इन दोनों को क्या कर देगा, सीधा ये एंड गेट क्या रिसेट करके यहां पहुंचा देगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं एट इंस्टेंट आएगा, ये बीच की जो है ये मैंने एक जनरल डायग्राम बनाया हुआ है वेव फॉर्म का, इसमें मैंने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है, मैंने बस ये बताया कि जैसे ये 1 1 पे पहुंचेगा तो तुरंत क्या करेगा, ये एंड गेट की हेल्प से डायरेक्ट यहां पहुंचा देगा आपको, है ना, कुछ ही सेकंड्स के अंदर, है ना। ये वेव फॉर्म बीच में नहीं रहेंगी, यहां से पहुंचने के बाद सीधा यहां पर पहुंचेगा। तो ये रिवेलेंट नहीं है, मतलब ये एक बार आप 1 1 पे पहुंचता है फिर उसके बाद वो सीधा यहां पे पहुंचेगा। वेल दोस्तों अगर तो यहाँ पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद क्या है, फिर ये डाउन क्लॉक 0 0 करेगा, और 0 0 के बाद फिर क्या आएगा 1 1 आएगा आप लोगों के। तो ये क्या होगा कि ये 0 0 1 और 0 0 ये काउंट करेगा, यानी mod 2 काउंटर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों।
तो दोस्तों मैंने क्या किया था, मैंने जब इसको वेव फॉर्म जनरेट की तो मुझे mod 2 काउंटर लगा, मैं कंफ्यूज क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ पे रिपीट्स लिखा हुआ है। तो रिपीट्स में का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये सारा पूरा पैटर्न रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे था कि मतलब ये मेरी ये दो चीजें रिपीट होंगी इसमें, है ना, mod 2 काउंटर बन रहा है तो ये दोनों चीजें रिपीट होंगी। मुझे लगा कि पता नहीं इसमें शायद मे भी क्वेश्चन गलत है, आई लेफ्ट इट आउट, बट दिस ऑप्शन बी, अगर मैं इसे जनरल वे से भी करता तो यहां पर क्या है, ये बन गया। चलो इसी चीज को एक बार मैं फिर एक बार आप लोगों को रिवाइज कर देता हूं शॉर्ट में कि दिस इज अ डाउन काउंटर, है ना। डाउन काउंटर हमें पता चल जाएगा उसको देख के कि कैसे हमने क्लॉक पल्स दी हुई है। पहला केस मैंने जनरेट किया है, 0 0 लिया है मैंने इसको, मान लो शुरू में जैसे मैं क्लॉक 1 देता हूं 1 1 हो जाता है। 1 देने के बाद जब मैं जैसे ही 1 1 होगा तो एंड गेट क्या करेगा, तुरंत इसकी जो है Q3 और Q2 को रिसेट कर, Q1 को रिसेट कर देगा, 0 0 कर देगा, तो 0 0 बनाएगा। फिर अगली क्लॉक पल्स दूंगा, डाउन काउंट करेगा, 0 हो जाएगा, 0 के बाद 1 हो जाएगा, 1 से क्या होगा, फिर ये वो करेगा, 1 1 हो जाएगा, फिर ये करेगा। तो ये क्या है, लॉक फेज में ले आएगा इसको दोस्तों, है ना, लॉक फेज में ले आएगा। ये तो ये है कि आपने 0 0 शुरू करा, मान लो सपोज करो इनिशियल स्टेट, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है दोस्तों हमें क्वेश्चन में, अगर मान लो दिस इज इनिशियल स्टेट, मेरी ये इनिशियल स्टेट थी यहाँ पर, है ना, तो इनिशियल स्टेट थी, तो मान लो ये क्या है 6 है, तो 6 से 4 ये आएगा, 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, फिर 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 के बाद 7 आएगा। लेकिन जैसे ही 1 1 आएगा फिर ये आपको यहाँ आएगा, और फिर ये क्या है, इसी स्टेट में लॉक कर देगा आपको, काउंटर इस स्टेट में लॉक हो जाएगा, आपको लॉकआउट स्टेट क्रिएट कर देगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं कि मतलब इन्होंने क्या है, अगर ये वाला ऑप्शन रखा है डाउन काउंटर में सीक्वेंस ये लिया है, तो उन्होंने इनिशियल स्टेट इसकी 1 0 0 मान ली होगी, है ना, ये 1 0 यहां से शुरू कर दिया होगा इसको, और फिर यहां से डाउन सीक्वेंस को काउंट किया होगा। लेकिन जो ये रिपीट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जो रिपीट्स लिखा हुआ है, ये इस सीक्वेंस को रिपीट करेगा दोस्तों। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो सिंपली आप पहले जिस तरह हमने लॉजिक लगाया उसको कर लेना कि दिस इज अ डाउन काउंटर सीक्वेंस, 4 ऑप्शन से एक मिल रहा है, सीधा लगा दो, है ना, इतने डिटेल में मत जाना, टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। हालांकि इसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने लिख दी है। थैंक्स टू मिस्टर अनूप हु हेल्प मी आउट ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, उन्होंने मुझे हेल्प काफी की इसमें बताने में कि मैं किस तरह इजिली वे में समझा सकता हूं आप लोगों को। थैंक्स फॉर दैट। वेल द क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर हमें दिया गया है j के इक्वल टू 1 है दोस्तों। एक चीज और मैंने ये एसिंक्रोनस था ना दोस्तों, यहाँ पे याद रखना कि ये जो होता है, जो ये आपके जो फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं हमेशा टॉगल मोड में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर j के इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मेरा टॉगल मोड है, एक ही फ्लिप फ्लॉप है, और क्या है, एक ही फ्लॉप पर आउटपुट या तो 0 रहेगा 1 रहेगा, तो मोड कितना होगा 2, क्योंकि 2 स्टेट काउंट कर सकता है ये। तो अब जब मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मेरे को क्या पूछा है, मैं फ्रीक्वेंसी मेरे को इतनी दी हुई है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी से मैं टाइम पीरियड निकाल लूंगा, ठीक है ना, और टाइम पीरियड की मल्टीप्लाई में कर दूंगा इसको, सॉरी मॉड नंबर, इसको डिवाइड कर देगा आपको। तो फ्रीक्वेंसी है कि जितने भी ये होते हैं, ये क्या फ्रीक्वेंसी डिवाइडर होते हैं, ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप है ना, सिंक्रोनस, ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर्स होते हैं। तो क्या है, यहाँ पर मेरे को 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये टॉगल मोड में मैंने रखा हुआ है ना, तो 0 1 0 1 पे करेगा। अब क्या है, जो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है कि मॉड नंबर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे मॉड नंबर से, तो मतलब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर जो आउटपुट है उस पर ये मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, उसको मैंने डिवाइडेड 2 कर दिया, तो मेरी 500 किलोहर्ट्ज मेरी आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब इसको आप टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये आपका आंसर बी आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, सॉरी टाइम पीरियड नहीं, फ्रीक्वेंसी पूछिए, दिस इज 500 किलोहर्ट्ज, तो ये सीधा आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। वेल चौथा क्वेश्चन हम लोगों का इनपुट और आउटपुट का है। फुल एडर आपको पता है जो 3 बिट्स को ऐड करता है, हम लोगों ने डिजिटल में पढ़ा है। फुल एडर के अंदर 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं, एक सम और एक कैरी। तो सीधा 3 इनपुट और 2 आउटपुट, ए ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, देन आंसर इज ए। वेल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये है कि कौन सा शिफ्ट रजिस्टर मोस्ट डिकोडिंग सर्किट्स में यूज होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं ना इसको एक बार मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहले हम जान लेते हैं कि काउंटर्स, ये जो भी काउंटर लिखे हुए हैं ये कौन कौन से काउंटर है। तो जॉनसन काउंटर होता है दोस्तों। जॉनसन काउंटर क्या होता है कि जितने मान लो 3 बिट का जॉनसन काउंटर हमने बनाया है, उसकी क्यू बार को हम डायरेक्ट उसके, मान लो 3 बिट का बनाया है, तो उसके जो लास्ट वाले का Q3 का जो नॉट है उसको हम उसके क्यू नॉट के उसमें फीड कर देते हैं। तो दोस्तों करता क्या है, ये 2 सीक्वेंस मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, मान लो n बिट है, 3 बिट है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देगा, उतना सीक्वेंस काउंट कर सकता है। मान लो n बिट है तो 2n तक काउंट कर सकता है। जनरली कोई भी काउंटर होता है 2 रेज़ टू द पावर n काउंट कर सकता है ना।
मान लो 3 बिट है तो वो कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 तक काउंट करेगा, यानी टोटल 8 काउंट कर सकता है 2 लेकिन जो ये काउंटर्स होते हैं स्पेशल डिजाइन होते हैं, मतलब जैसे रिंग काउंटर ये एन स्टेट ही काउंट कर सकता है ना, उसमें से एन स्टेट यूज कर सकता है। तो बाकी की मान लो 3 बिट का है तो 5 टोटल काउंट कर सकता है 8, और ये रिंग काउंटर यूज करता है उसमें से यूज स्टेट करता है 3, तो मतलब 5 तो अनयूज्ड हो गई ना। ऐसे ही 3 बिट का मैंने जॉनसन काउंटर बनाया तो 2 क्या है, 2 मेरा 3, तो 8 स्टेट है, इसमें से मैंने 3 दूनी 6 यूज कर ली, तो अनयूज्ड कितनी 2 स्टेट बची, तो मेरे लिए ये ज्यादा यूजफुल होगा ना जॉनसन काउंटर। दूसरा क्या है रिपल। दोस्तों रिपल क्या है कि ये क्या है ना, अप एंड डाउन सीक्वेंस ही जनरेट करता है। रिपल काउंटर आपको अप एंड सीक्वेंस जनरेट करेगा या डाउन, लेकिन हमें डिकोडिंग सर्किटरी है ना, तो जरूरी थोड़ी ना है कि जो आपका आउटपुट हो अप एंड डाउन में ही हो। दूसरा क्या है यार, ये मोड काउंटर जो है ये पता नहीं मोड कौन सा काउंटर है, लेकिन जनरली मोड क्या बोलते हैं दोस्तों, कि मॉड मतलब जो किसी भी सर्किट के अंदर कितनी स्टेट है जो काउंट कर रहा है, कोई भी जो काउंटर है, मान लो जैसे 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 ऐसा करके 3 स्टेट यूज कर रहा है, तो उसका मॉड हो गया 3। तो मॉड क्या है, वो बताता है कोई भी काउंटर कितनी स्टेट काउंट कर रहा है, कोई स्पेशलाइज नहीं है। मॉड क्या है, किसी भी काउंटर का एक कैटेगरी है ना। कोई मुझे नहीं लगता कि दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ काउंटर। अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं जो मुझे ना पता हो। मुझे लगता है कि मॉड काउंटर कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है काउंट की, जैसे जॉनसन है, एक नाम है, ये एक अलग कैटेगरी है। रिंग काउंटर है, इसको क्या है, उसको फीडबैक दे के उसी से रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। रिपल है ना, तो ये क्या करता है, अप एंड डाउन सीक्वेंस जनरेट करता है। तो लेकिन मॉड क्या काउंट है, इसका भी कुछ ना कुछ मॉड होगा, इसका भी कुछ ना कुछ होगा, मतलब कोई भी काउंटर कुछ ना कुछ कैटेगरी में करेगा। तो वेल दोस्तों, सबसे पहले जॉनसन काउंटर के बारे में मैंने बताया कि ये जो है 2n स्टेट काउंट करेगा, रिंग काउंटर n स्टेट काउंट करेगा, ये सिंक्रोनस सीरीज कैरी काउंटर मान लो, या अप एंड डाउन सीक्वेंस करेगा। और दोस्तों ये जो है मॉड जो है स्टेट यूज बाय काउंटर होती हैं, तो अब आप लगा लो डिकोडिंग में हम कौन सा यूज करना पसंद करेंगे। नो डाउट जो ज्यादा स्टेट हम यूज कर सकें, जो ज्यादा हमारे काम की चीजें हो सके वो यूज करेंगे उसमें, दैट इज जॉनसन काउंटर, है ना। वेल दोस्तों, अगला था कि 10 बिट DAC है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, जिसका स्टेप साइज यानी रिजोल्यूशन 10 मिली वोल्ट दिया हुआ है मेरा। दोस्तों इसको छोटा m बना लीजिएगा, मिली वोल्ट है क्योंकि ये मैं क्वेश्चन लिख रहा था, ऊपर की कैटेगरी में तो कैपिटल में होगा। दिस इज मिली वोल्ट है, और इसके फुल स्केल आउटपुट बताना है, VFS निकालना है आपको, परसेंटेज रेजोल्यूशन निकालना है दोस्तों। तो पहले मैंने बता दूं इसके स्टेप साइज का फॉर्मूला होता है, स्टेप साइज इक्वल टू V फुल स्केल डिवाइडेड बाय 2n-1। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स हैं दोस्तों इस फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे लोग 2n लिखते हैं। नहीं दोस्तों, बी केयरफुल, देखना इसी कंसेप्ट पे इसरो ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और 2 क्वेश्चन का मतलब सीधे 6 मार्क्स थे, और 2 क्वेश्चन गलत होने का मतलब सीधा आप लगा लीजिए 1/3, यानी 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स आपके गए, है ना। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो है 2n-1 होता है जब फुल स्केल में करते हैं। जब हम सिंपल v कैलकुलेट करते हैं, v रिजोल्यूशन करते हैं, तो v/2n होता है। तो फुल स्केल पे v/2n-1 होता है। तो दिस इज मेरा फुल स्केल वोल्टेज है, इसको मैं निकाल लूंगा 2n-1, तो मतलब 210 मतलब 1024 -1 1023, और यहाँ पर जो स्टेप साइज मेरे को दिया हुआ है 10 मिली वोल्ट, मैं इसको कन्वर्ट करके मेरी फुल स्केल वोल्टेज निकल आएंगे। अब दोस्तों परसेंटेज रेजोल्यूशन का सीधा फॉर्मूला होता है 100/2n-1। लिसन, यहाँ पर गलती ना की हो आपने, 2n करोगे आंसर पलट जाएगा आपका, है ना। अगर आपको इसी से करना होगा तभी आपका आंसर आ पाएगा दोस्तों, यही होता है एक्चुअली। तो 100/2n-1023 इसको करोगे तो 0.00 लगभग 1% के बराबर है, तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो अब ये मेरा ये था कि इनपुट सिग्नल मेरा ये दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, और आपको बताना है कि कौन सा गेट है दोस्तों। तो मैंने देखा यहाँ पर जो मेरा आउटपुट 1 आ रहा है, जब ये यहाँ पे मेरा 0 हो रहा है, तभी मेरा आउटपुट 1 है। यहाँ पर मेरा 0 हो रहा है, तो ये भी यहाँ पर आउटपुट 1 है। तो दोस्तों दिस इज द आउटपुट। तो ये मेरा किस केस में होता है, या तो आप देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट ट्रूथ टेबल याद दूंगी तो आप सीधा कर देंगे नॉर गेट है ना, क्योंकि क्या होता है कि एंड गेट क्या करता है, 0 पे 0 देता है, उसको नोट करोगे तो 0 पे 1 देगा, बाकी सब में 0 कर देगा, है ना। या फिर आप जो है ये भी जो है, अगर किसी को के मैप यूज करना है तो डायरेक्ट वो के मैप भी यूज कर सकता है। तो के मैप यूज करेगा डायरेक्ट, तो ये आएगा A बार B बार, है ना, क्योंकि 0 0 पे मेरा वो आ रहा है आउटपुट।
तो ए जीरो है, सॉरी आउटपुट मेरा 1 आ रहा है जब ए जीरो है, बी भी जीरो है मेरा। तो यहाँ पर जो है ए बार बी बार आ रहा है, इसको मैं इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम से चेक करूंगा तो दिस इज नॉट गेट, है ना। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। वेल दोस्तों, अब 10 बिट रैम्प एडीसी, दोस्तों रैम्प टाइप आपको पता है, रैम्प टाइप एडीसी आपकी पहली कैटेगरी एडीसी में है। जब हम उसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ए टू डी और डी टू ए कन्वर्जन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि रैम्प टाइप जो एडीसी है उसका जो कन्वर्जन टाइम होता है 2⁻n-1 होता है दोस्तों। वहां भी अगर किसी ने 2⁻n कर दिया तो आंसर गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो 2⁻n-1 होता है इसका कन्वर्जन टाइम। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैक्सिमम पहले मुझे काउंट करना है, तो 2⁻n मतलब 1023, ठीक है ना। ये काउंट हो जाएगा मेरा, इतने काउंट तक मेरा वो चलेगा। वर्स्ट टाइम डिले है मेरा यहाँ पर। अब मुझे कन्वर्जन टाइम जो है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मुझे इतनी दी हुई है, मैं उसका टाइम पीरियड निकाल लूंगा। और जब मेरा टाइम पीरियड निकलेगा, है ना, जो मेरा टाइम पीरियड निकलेगा इसकी मल्टीप्लाई मैंने कितनी बार काउंट किया उससे कर दूंगा। तो दिस इज मेरा 1023 मल्टीप्लाई बाई 2 माइक्रो सेकेंड इज टू 1046 और आंसर हो जाएगा आपका सी। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट, जो लोग पढ़े हैं, जो नहीं भी पढ़े उन्हें बता दूं, कन्वर्जन टाइम आपको याद होना चाहिए। रैम्प टाइप का आपका 2⁻n-1 होता है। वहीं पर आपका वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर SCR वाले का, है ना, उसका जो कन्वर्जन टाइम n होता है। और एक तीसरा फ्लैश टाइप में 1 होता है, एक ही बार में सारा कन्वर्जन कर देता है। और एक इसमें डुअल स्लोप ए टू डी होता है। तो प्लीज इनके एक बार आप कन्वर्जन देख लीजिएगा डिजिटल में जाके। तो ये हमारा रैम्प टाइप दिया हुआ है, रैम्प टाइप का 2⁻n-1 है दोस्तों। वेल 9th क्वेश्चन है कि मैं डिजिटल फिल्टर यूज कर रहा हूं, आपको कितने इंटरपोलेटेड उसके अंदर इंसर्शन कर सकता हूं जब मैं 4x ओवर सैम्पलिंग करूं। दोस्तों ओवर सैम्पलिंग मतलब अप सैम्पलिंग कर रहा हूं, यानी मुझे इंक्रीज करना है दोस्तों। ये इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे 4x इंक्रीज करने हैं तो n, मतलब मान लो 4n से इंक्रीज करना है मुझे, n से इंक्रीज करना है मुझे, ओवर अप सैम्पलिंग करनी है। तो मैं उसके अंदर क्या है, n-1 पॉइंट इंसर्ट करूंगा, n-1 पॉइंट इंसर्ट करूंगा। अब वो पॉइंट मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीरो इंटरपोलेशन कर दो, मतलब कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो रहता है, तो जीरो इंटरपोलेशन कर सकते हो। कुछ लोग 1 भी करते हैं, यूनिट इंटरपोलेशन भी करते हैं, है ना। और कुछ क्या एवरेज इंटरपोलेशन भी करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पे 4x करना है, इनकी वैल्यू 4 है, तो n-1 हो जाएगा, 4 - 1 = 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर मुझे पॉइंट इंसर्शन करने हैं तो ये जो है n-1 होते हैं, तो 4 - 3, इसका आंसर बी आ जाएगा दोस्तों। फ्रेंड्स अब ये था अगला आप लोगों का PAM है, PAM आपकी वेव है। तो इसके जो है इन्होंने 4 सिंबल दिए, 3 वोल्ट का है, 1 वोल्ट का है, -1 वोल्ट, 3 वोल्ट का है, और माइनस ये इनकी प्रोबेबिलिटी दी है दोस्तों। तो जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, तो आप क्या करेंगे, इनको इसका मीन निकालिए, वेरिएंस निकालना था दोस्तों, वेरिएंस था ना, हाँ वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना था। तो वेरिएंस दोस्तों होता है मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, यानी m, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिएगा m - m1 स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स लिसन हियर, है ना। तो ये जो है मीन वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिएगा आप एक बार की, वेल m2 - m1 हो जाएगा, m1 स्क्वायर हो जाता है, वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर हुए। तो पहले मीन की वैल्यू निकाल लोगे, तो इसकी मल्टीप्लाई ये प्लस इसकी मल्टीप्लाई ये प्लस ये करके, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। m2 निकालेंगे आप दोस्तों, तो m इसकी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप चेक करेंगे तो 3 स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.2 हो जाएगा, प्लस इसकी भी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा। मतलब सिंपली इनका स्क्वायर करके इस तरह निकाली जाती है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पर इंफॉर्मेशन थ्योरी और उसमें स्टैटिकल, उसमें डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर का पार्ट है ये, तो उसमें इस तरह निकालते हैं दोस्तों। तो इसको आप सीधा सीधा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर m2 वेरिएंस इक्वल टू m2 माइनस और m1 का स्क्वायर, तो m1 तो यहाँ 0 आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ तो 0 का स्क्वायर 0 हो ही जाएगा, है ना। तो जो आपके ये जो इसकी वैल्यू आई है यही मेरा आंसर हो जाएगी। तो दैट इज आंसर इज 1, है ना दोस्तों। हम लोग इस सर्किट को देखते हैं, बड़ा सिंपल सा सर्किट है। यहाँ पर a बार आ जाएगा, यहाँ पर a बार आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर b बार आ जाएगा, यहाँ पर a बार आ जाएगा, यहाँ पर b बार आ जाएगा। a बार b बार को फिर उसके ऊपर नोट लाएंगे तो a + b आ जाएगा, तो सिंपली आपका ये और गेट बन जाएगा दोस्तों, है ना। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन।
वेल उसके बाद जो है दोस्तों हम लोगों का ये था कि प्रोबेबिलिटी है, आपको एनाट्रॉफी निकालनी है, एंट्रॉफी निकालनी है। आपको दिया हुआ है P0 इक्वल टू 3 इंटू P1 है ना, ये है आपके यहाँ पे। आपको ये प्रोबेबिलिटी आपको जो है जीरो की जो है वो 3 गुना है उसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ। P0 की 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है। तो एंट्रोफी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, दिस इज इंफॉर्मेशन है ना, दिस इज PXI, और यहाँ पर 1/log2 PXI है। जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा माइनस साइन आ जाता है दोस्तों। तो ये मेरा माइनस साइन ऊपर आ जा रहा है जब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मेरा ये माइनस साइन ऊपर जा रहा है तो इसकी वजह से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। आप बाकी कैलकुलेशन पार्ट है आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके सीधा सीधा रख दिया है 3/4, और फिर उसको क्या पहले इसको सीधा माइनस ले गया हूँ अंदर। तो क्या होता है log2 3 माइनस log4 होता, माइनस अंदर ले गया तो मैंने सीधा इसको लिख दिया log2 4 माइनस log2 3 है ना। तो इसको मैंने क्या किया है, सीधा सॉल्व कर दिया है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी अपने हिसाब से कैलकुलेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हो जितनी जल्दी हो सके। आपको कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी करना है। अप्रोक्सीमेट करके मैंने आंसर लिख रहा है 0.01 है, जो मेरा मैच कर रहा था 0.081 से। तो ये मेरा आंसर सी आ रहा था दोस्तों कैलकुलेशन करके। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 12। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमें बोला गया है कि 8 बिट का एडीसी है। तो 8 बिट का एडीसी है जिसकी इनपुट रेंज है 10 वोल्ट की। तो आपको बताना है कि उसमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो। दोस्तों मैं बता दूं, एडीसी है ना 8 बिट का, और इसमें क्या होता है जब एडीसी है तो डिजिटल सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसमें क्या होता है, क्वांटाइजेशन एरर बनती है। जहाँ पे भी रैंप वगैरह बनते हैं ना, स्टेप साइज वगैरह क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पे जो वो सिग्नल टू नॉइस रहता है वो क्वांटाइजेशन होता है। और जो उसका फॉर्मूला होता है, उसका सीधा फॉर्मूला है 1.8 + 6n डीबी में होता है, सीधा फॉर्मूला है ये, है ना। और बहुत मान के चलिए इसरो को तो इस फॉर्मूले से मोहब्बत है, पूरी वाली मोहब्बत है। इसको मैंने कितनी बार देखा है कि ये क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला तो काफी यूज हुआ है, कई बार यूज हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए आपको पता चल जाएगा। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो का इसका फॉर्मूला, सीधा मैंने इसको इसकी मल्टीप्लाई की, सीधा मेरा आंसर आ जाएगा 1.8 + 6 × 8 = 49.8। तो आंसर आपका डी आ जाएगा। वेल दोस्तों अगला है ये क्वेश्चन, दोस्तों बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। यहां पर असली बाउंसर लगा है। ये सीधा आपको बोला है ट्रांसमिटिंग पावर ये है, आपका एंटीना गेन दे दिया, रिसीविंग गेन दे दिया है, कैरियर फ्रीक्वेंसी दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, और आपको पूछ लिया ट्रांसमिटेड पावर है। एक सिंपल फ्रीज फॉर्मूला होता है PR/PT = GT/GR λ/4πr²। सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट ये है, इन्होंने डिस्टेंस माइल्स में दे दिया है। अब माइल्स को पहले आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए किलोमीटर में, दैट इज 1.6909। इसको कन्वर्ट करा तो ये आ गया। दूसरा दोस्तों, जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालना शुरू करोगे, यहाँ पे पीआर की वैल्यू आपको सीधी दी हुई है, गेन की वैल्यू आपको डीबी में दी हुई है, जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 10⁴ आएगा जब उसमें नॉर्मल में कन्वर्ट करके लाओगे, है ना। उसकी दूसरी जीआर की ट्रांसमिटिंग गेन भी और रिसीवर गेन भी 40 डीबी दिया हुआ है, तो 10⁴ हो जाएगा। और जब इन वैल्यूज को दोस्तों जब पुट करोगे ना तो एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल बन के आएगा। दोस्तों बिना कैलकुलेटर के इसे सॉल्व करना मुमकिन नहीं है, और जिस किसी ने इस जाल में उलझने की कोशिश की, यकीन मानिए कि अपना 10 क्वेश्चंस का नुकसान कर बैठेगा एग्जाम में। ये बने ना बने, उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आप आंसर एग्जैक्टली ला पाओ या ना ला पाओ। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये भी मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म करने में, नहीं मेरे से हुआ, क्योंकि इट विल टेक मोर देन, मेरे 15 मिनट हो गए थे उसको कैलकुलेट करते करते, मैं नहीं कर पाया था। 15 मिनट सीधे सीधा मान लीजिए कि 90 मिनट का था, तो मैं अपने 15 क्वेश्चन बिगाड़ चुका था एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में। तो दोस्तों प्लीज माइंड दैट, इस तरह के ट्रैप में ना आए जब कैलकुलेशन लगे बहुत ज्यादा। हर क्वेश्चन करने के लिए नहीं होता, कुछ जाल होते हैं, कुछ ट्रैप्स होते हैं कि आपको लगे अरे यार ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, ये मुझसे कैसे नहीं होगा। और जहां तुम्हारे दिमाग में ये आ गई तो तुम्हारा अटैचमेंट क्वेश्चन से पर्सनल अटैचमेंट हुआ, वहीं आप अपना नुकसान कर बैठेंगे एग्जाम में। एग्जाम को ये मत दिखाओ तुम्हें क्या आता है, एग्जाम में आपसे क्या चाहता है उसमें कितना आता है वो अपने आप को दिखाओ दोस्तों। वेल हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला था ये क्वेश्चन 10.7 मेगाहर्ट्ज है। यहाँ पर IF फ्रीक्वेंसी है, मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी दी हुई है मेरी यहाँ पर रिसीवर्स के अंदर, मान लीजिए हेटेरोडाइन रिसीवर्स में यूज होती है। तो ये FM की यही होती है पर्टिकुलर, जो इन्होंने पैरामीटर दिए हैं स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं 10.7 मेगाहर्ट्ज और
200 किलो हर्ट्ज, ये स्टैंडर्ड पैरामीटर है। तो दोस्तों अब क्या करोगे, जब आप इसको मैक्सिमम मतलब इसको मैक्सिमम यूजेबल सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज करोगे दोस्तों, मान के चलिए कि दोस्तों कि इसमें मैं क्वेश्चन में लगभग ट्रैप हो ही गया था। क्योंकि देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर नॉर्मल बंदा करना चाहेगा, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो कोई बंदा क्या करेगा, सीधा मल्टीप्लाई बाई जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको 2 मार देगा। लेकिन बी केयरफुल हियर, दिस इज बैंडविड्थ, दिस इज नॉट एफएम, दिस इज बैंडविड्थ। यहाँ पे आपको बैंडविड्थ गिवन है, यहाँ पे आपको एफएम नहीं गिवन है। जनरली सैम्पलिंग में क्या, ट्वाइस शुड बी ग्रेटर देन 2 FM, मतलब इक्वल टू, अगर इक्विस्टेटिव ले लेते हो तो 2 FM होनी चाहिए। लेकिन तो यानी सीधा 400 आपका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई करके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कमाल की बात यह है, यहाँ बैंडविड्थ दी हुई है दोस्तों, उसके लिए थैंक यू, एक फ्रेंड ने मेरी हेल्प की। तो दिस इज बैंड पास इंटरमीडिएट अंडर सैम्पलिंग थ्योरम, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पे लागू होती है। यानी बैंड पास कहूं तो जब सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एक बैंडविड्थ के अंदर फिट कर दूं, बैंडविड्थ FB मान लो, उसके अंदर फिट कर दूं, तो उसे बोलते हैं बैंड पास। तो दोस्तों अब क्या है, इसके अंदर क्या है कि अगर मुझे रिकंस्ट्रक्ट करना है किसी भी बैंड पास एनालॉग सिग्नल को जिसकी बैंडविड्थ FB है, इसके स्टेटमेंट है जो मैंने गूगल करके कॉपी किया है सीधा, है ना, तो मैंने वो भी आप लोगों के लिए सीधा लिख दिया है। तो उसको अगर मेरे बैंडविड्थ उसकी FB है और मुझे सिग्नल को सैंपल करना है, तो उसको जो है, जो मेरी वो फ्रीक्वेंसी है, शुड बी ग्रेटर देन 2 FB, है ना, शुड बी ग्रेटर देन 2 FB होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही है, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे बैंडविड्थ को, तो ये आपका C आ जाएगा। रिमेंबर दैट दोस्त, दिस इज नॉट FM, वो नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं FM, ट्वाइस ऑफ FM पढ़ते हैं, दिस इज बैंडविड्थ। इसके लिए जो है इन्होंने अलग अलग से अंडर सैम्पलिंग थ्योरम है दोस्तों, इसको आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज वेरी गुड कंसेप्ट वेयर आई गॉट ट्विस्टेड वेल लेटर ऑन, somebody help me, thanks for Mr. Jubair, most probably, thank you। and now सैटेलाइट सिस्टम, एक सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें QPS के मॉड्यूलेशन यूज हो रहा है, उसकी बैंडविड्थ आपकी 40% एक्सेस हो जाती है। तो गार्ड बैंड के साथ इंक्लूड करके, गार्ड बैंड को इंक्लूड करके, तो आपका वॉइस चैनल आपका इतना यूज कर रहा है, 64 kbps यूज कर रहा है, आपको इतने विड्थ का बैंडविड्थ मिली हुई है। मतलब मान के चलिए कि ये जो है 64 किलोहर्ट्ज की लाइन है, ऐसी कितनी लाइनें होंगी जो मेरी बैंडविड्थ इतनी एक्स्ट्रा हो जाए तो उसके बाद इसके बराबर बैठा है। इसको मैंने प्रॉपर सॉल्व किया है। QPSK के लिए बैंडविड्थ होती है RB/2 होती है। जनरली किसी के भी लिए आपको करना हो MS की, मतलब कि MQPSK पे, तो 2 RB/N होता है। यहाँ पर N क्या क्वाड्रेचर है ना 4, तो 2/2 हो जाएगा कट के, मतलब यहाँ पर जो होता है 2 RB है ना, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर N होता है। क्वाड्रेचर का मतलब होता है N, मतलब कि 4 बिट एक साथ भेज रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर N का मतलब 4 कर दूंगा तो R/2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको इन्होंने बोला बैंडविड्थ मेरी इतनी बढ़ भी गई है, 0.4 प्लस RB/2, मतलब इतनी बैंडविड्थ मेरी बढ़ी है। तो दोस्तों ये मेरा जो है यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बन गया बैंडविड्थ का, जो मेरे मतलब उसमें है। अब क्या हुआ है कि उन्होंने बोला कि ये जो मेरे को फाइनल बैंडविड्थ है 36 मेगाहर्ट्ज की है। मान लो उसके अंदर मेरे को N चैनल चलाने हैं, है ना, और मुझे एक की बैंडविड्थ ये पता है ना, ये मेरी बैंडविड्थ थी, तो मैं N की वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा। RB मेरा 64 kbps दिया हुआ है, तो 64 इंटू 10⁻3, इसको सॉल्व करोगे, मैंने पूरा सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेट 803 आ रहा है, जो मेरा अप्रोक्सीमेशन हो रहा है 800 के करीब में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों B। जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तब आंसर आएगा दोस्तों, खुद जरूर ट्राई कीजिएगा। वेल, क्वेश्चन नंबर 17 की बर्स्ट एरर करेक्शन, मतलब ये हैमिंग कोड्स किस लिए यूज होते हैं। तो दोस्तों हम लोग डिजिटल पढ़ रहे थे, तो डिजिटल में पहले ही उसमें अपने स्टैंडर्ड बुक चेक कर लीजिएगा। हैमिंग कोड्स जो है वो सिंगल एरर को पता लगाने के लिए, सिंगल एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए यूज होते हैं, डबल एरर डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं। ये हैमिंग कोड्स बता सकते हैं कि डबल एरर, लेकिन ये डबल एरर को करेक्ट नहीं कर सकते, फिर उसके लिए दूसरे मेथड यूज किए जाते हैं। पहले सबसे पहले सवाल यही उठता है, व्हाट इज बर्स्ट एरर। जो ऑप्शन है उसमें देख लेते हैं। देखो दोस्तों, मैंने इसके लिए वो बनाया है कि मान लो ये आपको ये ट्रांसमिट करनी है, ये है ना, आपको ये 010001 ट्रांसमिट करनी है। अब 2 या 2 से ज्यादा में अगर एरर में आ जाए, मतलब 0 भेजा था आपको, आउटपुट पे 1 मिल रहा है, तो इसमें एरर आ गई ना। अब यहाँ पे 1 का 1 मिला, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 2 से ज्यादा उसमें मेरे को एरर मिल रही है, दैट इज कॉल्ड बर्स्ट एरर। मतलब कई बार 2 या उससे ज्यादा टाइम पे अगर मेरे आउटपुट बिट में चेंजेस मिले हैं इनपुट के कंपेरिजन में, दैट इज कॉल्ड बर्स्ट एरर। तो हैमिंग कोड जो है उससे डील नहीं करते हैं। हैमिंग कोड मैंने बता दिया है, सिंगल एरर डिटेक्शन और करेक्शन की पूरी जिम्मेदारी इनकी होती है। डबल एरर को सिर्फ ये
डबल डबल एरर जो होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, वो करेक्ट नहीं कर सकते हैं उसमें, है ना। तो दिस इज सिंगल एरर करेक्शन। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें ब्रस्ट एरर आपको पता चली गया वो क्या होता है। सिंगल एरर मतलब अगर एक बिट में चेंज आया है तो। वेल दोस्तों, अब 18वां है कि शॉर्टकी डायोड क्या है, वो पूछा है हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक जो है पीएन जंक्शन से बिल्कुल अलग है। देखो दोस्तों, पहले शॉर्टकी के बारे में आपको ना कुछ चीजें बता दूं। शॉर्टकी डायोड जो होता है वो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड की कैटेगरी में आता है ना। स्विचिंग टाइम इसका बहुत कम होता है। रीजन क्या होता है, मेटल होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का टच होता है थोड़ा सा, है ना। कंडक्टर को, उसको सेमीकंडक्टर मेटल से टच कर देते हैं तो इसका जो है स्विचिंग टाइम, मेजॉरिटी कैरियर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, तो मतलब मेन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। तो फॉरवर्ड बाइज में ये काम करता है। वी गामा 0.3 होता है, ये बीजेटी के बराबर में पैरेलल में किया जाता है। सैचुरेशन उसको टू अवॉइड इन एंटर इन सैचुरेशन, ये अवॉइड करता है सैचुरेशन में जाने से। स्विचिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो ये जो सैचुरेशन में जाने से अवॉइड करता है, तो इसको देख लीजिएगा आप। और जब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा तो दोस्तों ये मेरी उसकी है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है मेरी शॉर्टकी की, है ना। जब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व जनरेट करूंगा, देखो डायोड जैसा ही है एग्जैक्टली, है ना। लेकिन ये वाला डायोड का है जो मैं अभी ये जनरेट कर रहा हूँ, ये वाला जो है ये मेरा डायोड का है ना। ये डायोड की तो आपको पता ही होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये मेरी डायोड की है। तो बस बिल्कुल एज इट इज होती है, बस थोड़ा सा इसका कट ऑफ वोल्टेज का 0.7 मान लो, है ना, वो है। तो इसका क्या होता है, इसका 0.3 के आसपास होता है वी गामा इसका, है ना। तो फ्रेंड्स अब एक बार दोबारा से देख लें। डायोड हमने देख लिया, शॉर्टकी डायोड। करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है पीएन जंक्शन, नहीं यार बिल्कुल एज इट इज है, बस थोड़ा सा कट इन वोल्टेज और उसका यूनि वोल्टेज में डिफरेंस मान लीजिए आप। करंट इज कंट्रोल्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। दोस्तों माइनॉरिटी का तो सवाल ही नहीं, मेटल इसके साथ टच है तो इलेक्ट्रॉन्स का पूरा पूरा रोल है, तो ये फर्क ही नहीं पड़ता। माइनॉरिटी कैरियर सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि यहाँ पर सारे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्टोरेज टाइम इसका ऑलमोस्ट 0 है, बिल्कुल सही। यहाँ पर यार क्या है, स्विच के में जब भी तो यूज कर रहे हैं हम इसको, शॉर्टकी डायोड को हम इसलिए एज ए स्विच के हैं क्योंकि ये सैचुरेशन में जाने ही नहीं देता है, तो वो टीएस आपको ऑलमोस्ट 0 कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। वेल दोस्तों, अगला है फोटो डायोड। फोटो डायोड के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सीधा सीधा आएगा, पता होगा तो सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दिस इज मेरा फोटो डायोड होता है, मेरा पीएन जंक्शन मान लो, ये मेरा पीएन जंक्शन है ना। और इसका जो ये जंक्शन होता है फोटो सेंसिटिव होता है, मतलब ये फोटोन्स को डिटेक्ट कर सकता है। जो लाइट आ रही है टीवी वगैरह में जो लगे होते हैं फोटो को डिटेक्ट करते हैं ना, ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और ये रिवर्स बाइज में दोस्तों काम करता है। रिमेंबर दैट इट इज वर्क इन रिवर्स बाइज, दैट इज यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इसका जो है आंसर सी होगा, है ना, रिवर्स बाइज में। तो ये सीधा है, सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होगा तो डायरेक्ट एक बार में कर देंगे, नो नीड टू कंज्यूम टाइम ओवर इट। वेल अगला क्वेश्चन है डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है ना। डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है दोस्तों। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, डायनेमिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है डायोड के अंदर, आर इक्वल टू ईटा वीटी ओवर आई एफ होता है, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट दोस्तों। तो आर इक्वल टू ईटा वीटी, तो आप खुद ही लगा सकते हैं। करंट जो है मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो यहाँ पर जो है मेरा सीधा सीधा आंसर मेरा यहाँ पर दोस्तों बी बन जाएगा। तो दोस्तों आज के पहले पार्ट में मैंने बीसी क्वेश्चंस को लिया है। मैंने कोशिश की है आपको जितना हो सके डिटेल्ड में बताने की, क्वेश्चन के पूरे ऑप्शंस को पोस्टमार्टम किया है, अच्छे से आप लोगों को समझाया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई गलती होगी हो या आपके पास कोई अच्छा मेथड हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कार्तिक भारद्वाज इज माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए नाइस डे।